हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। आज हम बात करेंगे जेईई मेंस 2023 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब के बारे में, जिनको हम चैप्टर वाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिसमें फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स जेईई 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे इस फॉर्मेट में दे रखी है और पूछा इसके टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या है, सबसे पहले देखो एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है 9th-10th का, जैसे x प्लस 1/x जो है, अगर मैं इसको t मान लेता हूँ और दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक टर्म आती है कि x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू t²। और यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल के मैं रख सकता हूँ t² माइनस 2। अब इसी चीज़ का यूज़ मेरे को यहाँ पे इस इक्वेशन में करना है, क्योंकि एक चीज़ हमको ये दे रखी है, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह रिप्लेस करके एक सिंपल फॉर्म की हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि अभी हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी t² माइनस 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो काफ़ी सिंपल बन गई, तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3t² माइनस 6 माइनस 2t प्लस 5 इक्वल टू 0, जिसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ 3t² माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मेरे को इसके फैक्टर्स करने हैं, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि 3t² माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास 3t अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो एक आएगा t माइनस 1, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से आया t माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है t माइनस 1 और दूसरा आ रहा है 3t प्लस 1 इक्वल टू 0, जहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें एक वैल्यू 1 आ रही है और दूसरी माइनस 1/3। अब मेरे को क्या करना है कि अब इन ही वैल्यूज़ को अपने को यहाँ पे चेक करना है। जैसे कि टी तो क्वेश्चन में नहीं दिया, टी तो हमने माना है, तो टी हमने किसको माना है, टी हमने माना है x प्लस 1/x इक्वल टू टी, है ना। तो पहला सिनेरियो हम ले लेते हैं, जब t की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में क्या होगा। उस केस के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आएगा x² प्लस 1 इक्वल टू x। एलसीएम ले लेंगे, x उधर चला जाएगा और यहाँ से इक्वेशन बनेगी x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के बारे में हमको डायरेक्टली पता है कि इसका d लेस देन 0 होता है, जिस केस में हम बोल सकते हैं कि इसके कोई रियल सॉल्यूशंस नहीं होंगे। वैसे ही दूसरा सिनेरियो हमको कंसीडर करना है, जहाँ पे t की वैल्यु हमारे पास में आ रही थी -1/3, जिसका मतलब t जो हमने मान रखा है x प्लस 1/x, उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू -1/3। अब इसका भी एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू -1/3। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 3t² प्लस 3 इक्वल टू माइनस x, जिसको अपन लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 3t² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो, या तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके रूट्स निकाल सकते हैं, बट हमको जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस के बारे में पूछा गया, तो रियल सॉल्यूशंस के बारे में हम केवल d की वैल्यू निकाल लें, उसी से पता चल जाएगा कि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू हो जाएगी -1, इसका स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 36, मतलब -35 आ रहा है यहाँ पे वैल्यू, जो कि लेस देन 0 है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये d आ रहा है ये लेस देन 0 है, जिसका मतलब इसके कोई भी रियल सॉल्यूशंस नहीं है। तो हमारे पास दो सिनेरियो यहाँ पे आए, जिसमें पहली बार हमारे पास t की वैल्यू 1 थी, दूसरी बार -1/3, और दोनों में कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आया। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हैं वो हो जाएंगे 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोला है कि इसके दो रूट्स हैं, एक है अल्फा दूसरा बीटा, और यहाँ पे एक और वेरिएबल है जो कि ए है, जो कि एक रियल नंबर है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 जो है वो एक्चुअली में -30 के इक्वल है। और हमें यहाँ पे ए की पूरी जो वैल्यूज़ हैं उन सब के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले जो चीज़ें हमको दे रखी हैं उस पर फोकस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं इसके दोनों रूट्स बोलता हूँ, एक अल्फ़ा एक बीटा, तो सम ऑफ रूट्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -60 की पावर 1/4। वहीं से प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा ए हो जाएगा,
और हमको क्या दे रखा है, और हमको दे रखा है यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू -30। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 जो ये लिखा हुआ है इसको इस तरीके से कन्वर्ट करो कि मेरी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ का यूज़ हो जाए तो फाइनली हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 2x यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं माइनस कर देता हूँ तो ऊपर वाली वैल्यू बचेगी जो कि -30 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखो इस वाली वैल्यू को तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, बट ये वाली वैल्यू तो अभी भी नहीं है क्योंकि हमें केवल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो वापस से अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आएगा 2 अल्फा बीटा, उसको इससे माइनस कर दो और पूरे का होल स्क्वायर कर दो और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -30। अब हमको जो यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं वो सब हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दे रखी है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी -60 की पावर 1/4 और पूरे का होल स्क्वायर -2a फिर पूरे का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर इक्वल टू -30। इसी को बस सिंप्लीफाई करना है और a के रूप में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक यहाँ पे बनेगी जिसमें अगर मान लो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लूँ तो सारी के सारी जो वैल्यूज़ होंगी ए की उनका प्रोडक्ट अपने पास निकल के आएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60 की पावर 1/2 है ना, -2a का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर इक्वल टू -30। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इस होल स्क्वायर को खोल दो तो ये आएगा 60 प्लस 2 की जगह हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 60 की पावर 1/2 इक्वल टू -30 है ना। और यहाँ पे लेफ्ट में -2a स्क्वायर भी है। तो अब देखो हमारे पास क्या आया 4a स्क्वायर है ना, a के टर्म में और क्या लिखा है 4 इंटू 60 की पावर 1/2 इंटू a, और क्या है यहाँ पे 60 है और यहाँ पे इक्वल में -30 है, दोनों को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो 90 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन अभी बन के आ रही है। अब देखो यहाँ पे हम, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गया है कि ये 4a स्क्वायर है, ये -2a स्क्वायर है, तो हमारे पास 2a स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई है क्या, 2a स्क्वायर -4 इंटू 60 की पावर 1/2 इंटू a प्लस 90 इक्वल टू 0। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, a जिसमें वेरिएबल है और इसके दो रूट्स होंगे, मान लो a को रूट a1 दूसरा रूट जो है a2 मान लेते हैं, और a1 और a2 एक्चुअली में a की दो वैल्यूज़ हैं, उनका मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन में मांगा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट a1 इंटू a2 अगर मान लो मैं निकाल लेता हूँ जो कि c/a होता है, यानी कि 90/2 हो जाएगा और 45 हमारे पास में निकल के आएगा। तो ये a की जितनी भी वैल्यूज़ है उन सब का प्रोडक्ट है। तो फाइनली अपने पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो निकल के आएगा 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखे हैं, दोनों के अलग अलग रूट्स हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखे जिसके रूट्स अल्फा एंड गामा है, और यहाँ पे जो लैम्डा है वो बोला है कि वो 0 नहीं है। तो उसके बाद अपने को ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को मान के कि ये दोनों किसी एक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि अगर मान लो मेरे को अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इन रूट्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और जब रूट्स की वैल्यू निकल जाएगी तो फाइनली अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ, एक इक्वेशन दे रखे जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 31/14, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास में आ जाएगा 3 λ/14। वैसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए आ जाओ, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे 53/35, और अल्फ़ा इंटू गामा ये अपने को दे रखा है यहाँ पे 4 λ/35। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनको एक इक्वेशन मान लेता हूँ। जैसे कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4। इस तरीके से मेरे पास 4 इक्वेशन आ गई। अब मेरे को केवल इन 4 इक्वेशंस को ही सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इक्वेशन 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा लैम्बडा, है ना। यहाँ से बीटा और लैम्बडा के बीच, गामा के बीच में हमारे पास में ये अल्फ़ा और इंटू गामा है, तो अल्फ़ा और गामा के बीच में, बीटा और गामा के बीच में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे
इसकी वैल्यू कितनी है 3 लैम्डा बाई 14 और अल्फ़ा गामा की वैल्यू यहाँ पे है 4 लैम्डा बाई 35 बट नीचे है ये तो 35 ऊपर चला जाएगा 4 लैम्डा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है उसको निपटा देते हैं। जैसे अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, लैम्डा से चला जाएगा लैम्डा, है ना। अब 7 से इसको 2 बार और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ऊपर हमारे पास में आया 15 और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 8। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि बीटा बाई गामा इक्वल टू आ रहा है 15/8 और हम बोल सकते हैं कि बीटा की वैल्यू 15/8 टाइम्स है गामा के। ये हमारे पास एक रिलेशन आया। अब यहाँ से अगर मान लो मेरे को गामा की वैल्यू पता चल जाए या फिर बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो दूसरे वाले की वैल्यू निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 जो है इसका यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में कर दो। बीटा की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दो। उससे क्या होगा कि एक हमको अल्फ़ा प्लस गामा में दे रखी है और ये हम यहाँ से बना लेंगे, तो फिर काफ़ी आसान हो जाएगा अपने लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमको यहाँ पे दिया है अल्फ़ा प्लस 15/8 गामा कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 13/14 और दूसरा हमको दे रखा है अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 35/53 सॉरी 53/35 है ना। तो ऊपर 53 है और नीचे 35। अब मेरे को इन दोनों इक्वेशंस को अगर मान लो मैं माइनस कर देता हूँ, ये माइनस 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 है ना, तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास में सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, गामा की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट साइड में हमारे पास में 15/8 में से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा 7/8 गामा इक्वल टू 31/14 माइनस 53/35। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 70 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 70 जैसे ही मान लो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट साइड में तो हमारे पास ये है, राइट साइड में 70 मान लो मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 टाइम्स हो जाएगा। 5 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 155 हो जाएगा और यहाँ पे 106, ठीक है। 35 से 70 को डिवाइड 2 बार होगा और 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 हमारे पास में आते हैं। तो फाइनली हमारे पास आएगा 7/8 गामा इक्वल टू 155 में से 106 जाएगा तो 49 बचेगा, ऊपर 70। अब यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 से इसको काट दो 7, इससे इसको काट दो 10 और 2 से इसको काट दो 5 और ये आ जाएगा 4। तो फाइनली अपने पास क्या आया, गामा इक्वल टू ये 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे रह जाएगा 4/5। ये मेरे पास गामा की वैल्यू आ गई। अब इसी का मेरे को यूज़ करना है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास गामा की आ गई, इसका यूज़ किस में करना है, अब बीटा की वैल्यू में निकाल सकता हूँ। तो बीटा और गामा के बीच में एक रिलेशन अभी हमने देखा था ये कि बीटा इक्वल टू 15/8 टाइम्स ऑफ गामा। तो गामा की वैल्यू 4/5 है, वो इसको यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4/5। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास आई 3/2। अब क्या करना है, बीटा की आ गई, गामा की आ गई। उसके बाद मेरे को अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन जो हमको फर्स्ट इक्वेशन है उसका यूज़ कर लेते हैं कि ये 31/14 होता है। तो अल्फ़ा इक्वल टू 31/14 माइनस 3/2 इसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 14 एलसीएम ले लो, यहाँ पे 31 आ गया, ये 7 21 हो गया, जिसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10/14 या फिर इसको 5 7। तो फाइनली अपने पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो आई है 5/7। अब मेरे को इन वैल्यूज़ का ही यूज़ करना है। जैसे कि पहला रूट मेरा क्या है, पहला रूट अपने को यहाँ पे दे रखा है 3 अल्फ़ा बाई बीटा। तो 3 अल्फ़ा बाई बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 अल्फ़ा बाई बीटा, इसकी वैल्यू 3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 5/7, बीटा की वैल्यू 3/2, बट नीचे है तो ये 2/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 से गया 3 है ना, तो ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू हमारे पास में आएगी 10/7। एक रूट हो गया ये। दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट अपने को यहाँ पे दे रखा है 4 अल्फ़ा बाई गामा, ठीक है। दूसरा रूट है 4 अल्फ़ा बाई गामा, इसकी वैल्यू निकाल लो 4 इंटू अल्फ़ा 5/7। गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू है 4/5। इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल में लिखोगे तो 5/4 हो जाएगा। 4 से 4 गया, इधर आया 25/7। दूसरा रूट ये आ गया। अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है। किसी भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस यही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा,
एक तो 10/7 है, दूसरा 25/7 है, तो ये हो जाएगा 35/7। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10/7 प्लस 25/7 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 25 डिवाइड बाई 49 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक बार और लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 35/7 एक्स प्लस 250/49 इक्वल टू 0। अब 49 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। 49 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 49x² माइनस 35 इंटू 7x प्लस 250 इक्वल टू 0। और 35 से 7 को अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये हो गया 49x², यहाँ से आ जाएगा 245x प्लस 250 इक्वल टू 0। अब बस यही देखना कि ये किस ऑप्शन में है। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है उसकी वैल्यू है ये, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा अभी सी, है ना, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अब हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक तो ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। फिर बोला है ए की कुछ पॉजिटिव वैल्यू है ना, और वो पॉजिटिव वैल्यू है ये, और ये वैल्यू कब होती है ए की, जब इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है। अब एक तो बेसिक तरीका ये है कि वन कॉमन रूट वाला जो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जब हमको नहीं पता हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में क्या है ना, तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपन यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि वो जो कॉमन रूट है वो है अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा को मैं कॉमन रूट मान लेता हूँ। जैसे ही मैंने अल्फ़ा कॉमन रूट माना तो मतलब इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, दोनों का कॉमन है अल्फ़ा। तो इसका मतलब अल्फ़ा रूट पहली इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरी में भी, तो दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई करा देते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले आएगा यहाँ पे α² माइनस 5a अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। वैसे ही दूसरी इक्वेशन में α² माइनस a अल्फ़ा माइनस 5, है ना, ये आ जाएगा -5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन, अब ऐसा एक्चुअली मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, या अल्फ़ा की वैल्यू a के रेस्पेक्ट में हम निकालने की कोशिश करें, जिसका यूज़ वापस से इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया जा सके। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस प्लस प्लस, है ना। अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचेगा -4a अल्फ़ा और यहाँ पे बचेगा +6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया 4a अल्फ़ा इक्वल टू 6, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 6/4a, जिसको मैं अल्फ़ा इक्वल टू 3/2a के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अब इसका क्या करना है, अब इस वैल्यू को मैं वापस से किसी भी एक इक्वेशन में डाल देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये तो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा इन दोनों का कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे आसान मेरे लिए रहेगा सेकंड वाली इक्वेशन में, किसी वैल्यू से खास मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो इसमें वापस से अल्फ़ा की वैल्यू डाल दे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2a का होल स्क्वायर माइनस a इंटू 3/2a माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ये आ जाएगा ऊपर आएगा 9, नीचे आएगा 4a², और यहाँ पे इस a से ये a कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा -3/2 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9/4a² इधर आ गया, और इधर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5 × 10 हो जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा 10, 10 + 3 13, 13/2 प्लस में उधर जाके ये प्लस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से 1/a² या a² की वैल्यू अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूँ तो 9/4 तो इधर ही रहेगा, a² को उधर ले जाओ, 13/2 को नीचे ले आओ तो ये 2/13 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/26 a² की वैल्यू। अब तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 9/26 का रूट मतलब 3/√26। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि a की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3/√26 जो है ये वैल्यू एक्चुअली में 3/√2 बीटा दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या आ गया 2 बीटा इक्वल टू 26, जिसका मतलब बीटा इक्वल टू 13, और यही इसका आंसर है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जो कि रूट के फॉर्म में, ठीक है।
अब यहाँ पे जब भी इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको मिलती हैं तो सबसे सिंपल चीज़ होती है इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, रूट को कैसे न कैसे गायब करने की कोशिश करते हैं अपन। बट यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स, है ना। रियल रूट्स के देखने के लिए सबसे एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या x-3 इसका फैक्टर होगा, x-3 इसका भी फैक्टर होगा, क्या इसका फैक्टर हो रहा है? अगर हो रहा है तो एक रूट तो वही आ जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हैं। तो इसको देखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, x² - 4x + 3 इसके फैक्टर्स काफ़ी सिंपल है। एक होता है x-3, दूसरा होता है x-1 और पूरे पे रूट, ये हो गया, प्लस रूट ऑफ x² - 1 का एक फैक्टर x-3, दूसरा x + 3, ये भी काफ़ी सिंपल चीज़ है। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर आएंगे तो इसके फैक्टर्स करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 4x², मेरे को चाहिए 24, है ना। 24 कैसे हो जाएगा, 12 और 2 और उनका सम भी 14 हो जाएगा, तो 12x - 2x + 6। तो यहाँ पे आया रूट ऑफ x-3 x-1 प्लस रूट ऑफ x-3 इंटू x + 3 और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x कॉमन लिया तो x-3, अच्छा बन रहा है ना, और -2 कॉमन लिया तो x-3। तो अभी अपने पास क्या आया, देखो इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, कि जैसे एक अगली स्टेप में लिख देते हैं, यहाँ पे x-1 हो गया प्लस रूट ऑफ x-3 इंटू x + 3 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक फैक्टर इसका x-3, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 4x - 2। अब देखो यहाँ पे रूट ऑफ x-3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट ऑफ x-1 प्लस रूट ऑफ x + 3, है ना, इक्वल टू रूट ऑफ x-3 और रूट ऑफ 4x - 2। तो दोनों साइड सेम वैल्यू है ना, एक वैल्यू तो ये रही, एक वैल्यू ये रही, तो जिसका मतलब हम यहाँ पे काफ़ी इजीली बोल सकते हैं कि इसका एक रूट जो है वो हो जाएगा यहाँ पे, या फिर ऐसा बोल लो कि रूट ऑफ x-3 0 होगा, है ना। और अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको लेफ्ट में लेके आओगे तब भी रूट ऑफ x-3 इक्वल आ जाएगा, राइट साइड में 0 रहेगा। तो एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जिससे हम बोल सकते हैं कि x-3 इक्वल टू 0, या फिर हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 3, एक रूट तो ये आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है यानी कि ये वाला और ये वाला, ये भी इक्वल होगा, तो इसको इक्वल कर देते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है रूट ऑफ x-1 प्लस रूट ऑफ x + 3 इक्वल टू रूट ऑफ 4x - 2, है ना। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जब भी इस टाइप की इक्वेशंस हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। जैसे ही मैंने दोनों साइड होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे a² करेंगे तो एक बार तो x-1 आ जाएगा, प्लस x-3 x + 3 आ जाएगा, प्लस 2 रूट ऑफ x-1 और x + 3, ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे आएगा 4x - 2। अब हम क्या करते हैं, जो भी x वाली वैल्यूज हैं इन सबको उधर ले जाओ, रूट वाली वैल्यू को केवल इधर रहने दो। तो यहाँ से देखो 2 रूट ऑफ x-1 x + 3, है ना, इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4x - 2 माइनस 2x, ये दोनों x उधर जाके माइनस का हो जाएंगे, यहाँ पे +2 है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 रूट ऑफ x-1 x + 3 इक्वल टू यहाँ पे बचा 2x - 4, जिसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 को बाहर लेके x - 2 ये लिख दिया। क्यों किया, क्योंकि इस 2 से इस 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास आया रूट ऑफ x-1 और x + 3, इसकी वैल्यू इक्वल टू x - 2 के। अब हम क्या करें, अब हम ऐसी सिचुएशन में एक बार ही रूट बचा है तो फिर से होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर अगर मान लो अपन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आया x-1 इंटू x + 3 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 3x - x + 3 सॉरी यहाँ पे -3 आएगा ना कि +3 आएगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे -3 और यहाँ पे आ जाएगा x² - 4x + 4। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है उसको निपटा दो, x² से x² गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको इधर ले आओ, है ना, और उसको उधर ले जाओ। तो लेफ्ट साइड में यहाँ तो ऑलरेडी मेरे पास 2x बचा है, 4x उधर से आ गया और 4 इधर बचा था, 3 इधर से चला गया। तो यहाँ पे क्या आया, 6x = 7, यानी कि x = 7/6, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ रही, ठीक है।
अब ये मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, अभी समझो बात को। वैसे तो अभी देखने से क्वेश्चन में क्या हो जाना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए कि 2 रियल सॉल्यूशन है। बट एक चीज़ समझो यहाँ पे कि रियल सॉल्यूशन इसका होने के लिए इसको यहाँ पर रूट लगा है ना, तो रूट लगा तो यहाँ पर सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो एक चीज़ देखो, रूट ऑफ x-3 सबका फैक्टर है, तो ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। वैसे भी अगर चाहो तो x=3 तुम डाल के देख सकते हो, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। लेकिन अगर हम x=7/6 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग डालने की कोशिश करते हैं, तो देखो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग डालेंगे तो -9 करना है, तो वो तो 9 से तो काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब रियल वैल्यू तो यहाँ पे दे ही नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं देगा, और यहाँ पे भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, देखो x² - 4x + 3 में, क्योंकि यहाँ पे ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो प्लस कर देगा, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग में से जब 3 जाएगा तो ये माइनस करेगा, तो यहाँ पे दिक्कत करेगा। इस वजह से जो ये x=7/6 या 1 पॉइंट समथिंग है, ये इसका सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता। तो हमारे पास केवल एक सॉल्यूशन आता है जो कि x=3। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की नहीं दिया है, e⁻x में या e⁻x के फॉर्मेट में अपने को कुछ एक इक्वेशन दे रखा है ना। इस इक्वेशंस के बारे में पूछा है कि इसके जो वैल्यूज़ होंगी या सॉल्यूशंस जो होंगे वो कितने होंगे और कितने उसमें, उसके साथ साथ एक कंडीशन और फिट कर दिया है कि नेगेटिव कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, सब होंगे, इस तरीके की चीज़ है ना। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान चीज़ यहाँ पे ये रहता है कि हम यहाँ पे e⁻x जो होती है उसको कुछ मान लेते हैं। तो e⁻x को मान लो मैं t मान लिया, है ना। तो जैसे ही मैं e⁻x को t मानूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म हो जाएगा t⁻4 + 8 × t³ + 13t² - 8t + 1 = 0। अब बन गया मेरे पास इक्वेशन। अब थोड़ा सिंपल लग रहा है ना। अब इसको और सिंपल बनाते हैं, और सिंपल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको t² से डिवाइड कर दो। जैसे ही मैं t² से डिवाइड करूँगा, देखो काफ़ी सिंपल बनेगा। यहाँ पे t² + 8t + 13 - 8/t + 1/t²। अब बन गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। देखो यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको क्लब करके लिख दो, ये और ये, इन दोनों को क्लब करके लिख दो। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि t² + 1/t² एक ब्रैकेट में + 8 कॉमन ले लो, t - 1/t ये ले + 13 = 0। ये आ गया अब हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, t + 1/t को लिया था, बट यहाँ पे t - 1/t है। हालांकि ये भी t² + 1/t² ही हमें देगा। तो मेरे को क्या करना है कि इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो जैसे ही मैं t - 1/t को अल्फ़ा मानूंगा और दोनों साइड होल स्क्वायर करता हूँ, तो मेरे पास आएगा t² + 1/t² -2 आएगा = α², जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि t² + 1/t² = α² + 2। ये अब वापस से इसको रख दो, रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना। अब हम इसको वापस से रखते हैं तो यहाँ पे आएगा t² + 1/t² की जगह लिख सकता हूँ α² + 2 + 8 α + 13 = 0। ये आया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा α² + 8 α + 15 = 0, है ना। अब काफ़ी सिंपल है इक्वेशन। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। एक हो जाएगा यहाँ पे 5 α, एक हो जाएगा 3 α + 15 = 0, जिससे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसके एक फैक्टर होगा α + 5, दूसरा होगा α + 3 = 0। तो अल्फ़ा की 2 वैल्यू आ रही है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास एक अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है -5, एक आ रही है -3। लेकिन अल्फ़ा तो कुछ है ही नहीं, अल्फ़ा तो हमने माना है। अल्फ़ा हमने किसको माना है, इस पे फोकस कर लेते हैं। अल्फ़ा एक वैल्यू ले लेते हैं पहले, जैसे कि अल्फ़ा = हम सबसे पहले ले रहे हैं -5। अब अल्फ़ा जो हमने माना है वो t - 1/t को माना है, वो -5 के बराबर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हालांकि t भी हमने ही माना है, क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया है। फाइनली तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, बट अभी के लिए देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t² - 1 = -5t, है ना। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास आया t² + 5t
माइनस 1 इक्वल टू 0। अब चाहो तो तुम इसको e की पावर x में भी लिख सकते हो, जैसे e की पावर 2x प्लस 5 इंटू ई की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है। बट हम वैल्यू यहाँ पे अभी t की ही निकाल रहे हैं, या t की वैल्यू या फिर e की पावर x की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4h वाले फॉर्मूले से लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए कितना है 1 और सी है माइनस 1 डिवाइड बाई 2a। तो फाइनली अपने पास e की पावर x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 और ये प्लस 4 हो जाएगा तो 29 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब है मेन कहानी इस क्वेश्चन की। मेन कहानी क्या है? मेन कहानी अपने से यहाँ पे ये कहते हैं कि e की पावर x की अब हमारे पास दो वैल्यू आ रही है ना, e की पावर x की मेरे पास अभी दो वैल्यू आ रही है। दो वैल्यूज कौन कौन सी है? एक वैल्यू है माइनस 5 प्लस रूट ऑफ 29 डिवाइड बाई 2, दूसरी वैल्यू है माइनस 5 माइनस रूट ऑफ 29 बाई 2, ये दोनों वैल्यू है। अब देखो रूट ऑफ 29, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, ये एक्चुअली में क्या है 25 से बड़ा है रूट के अंदर, तो मतलब जब इसका रूट की वैल्यू निकालोगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, क्योंकि 25 का रूट की वैल्यू 5 होती है, ये 25 से जस्ट बड़ा है तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग में से जब 5 को माइनस करोगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, और डिवाइड बाई 2 करोगे तब भी प्लस की आएगी। मतलब फाइनली ये वैल्यू हमको पॉजिटिव आउटपुट देगा, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा सीधा दिख रहा है कि नेगेटिव आउटपुट देगा। अब देखो ये है e की पावर x, है ना। अब e की पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें तो कभी भी जो इसका आउटपुट है वो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इस वजह से ये तो इसका आंसर ही नहीं हो सकता। तो केवल हमारे पास एक वैल्यू आई ये वाली जो पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। सेम चीज़ हमको दूसरे के साथ करना है। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू जब -3 है। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या आने वाला है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास सेम चीज़ होगा, ठीक है, 5 की जगह 3 रख दो तो इक्वेशन मेरे पास आएगी t² प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। हर बार पूरा निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आएगी माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² यानी कि 9, और ये हो जाएगा प्लस का 4 जैसे लास्ट टाइम हुआ था। तो यहाँ से अब हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, फिर से दो वैल्यू, t की वैल्यू या e की पावर x की फाइनली दो वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है -3 प्लस रूट 13 डिवाइड बाई 2, दूसरी आ रही है -3 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा माइनस रूट 13 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे वही चीज़, रूट 13 जो है वो 16 से कम है लेकिन 9 से बड़ा है रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू भी 3 पॉइंट समथिंग होगी। अब जैसे ये 3 पॉइंट समथिंग होगी तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये आउटपुट हमको पॉजिटिव मिलने वाला है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव मिलने वाला है। अब जो नेगेटिव हमको मिलने वाला है उसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, वो हमको चाहिए ही नहीं। तो दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें भी एक चीज़ देखो, जो ये पॉजिटिव आउटपुट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि ये पहले वाला है ना, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, जो ये पॉजिटिव आउटपुट हमको मिलने वाला है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5 पॉइंट समथिंग में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग बहुत उसमें से 5 माइनस कर रहे हैं तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फाइनली ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग ही मिल रही है हमको, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये भी सेम चीज़ है, इसकी वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग ही मिल रही है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तुम e की पावर x वाला ग्राफ देखोगे, है ना, तो e की पावर x वाला ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से बन रहा होता है कहीं ना कहीं, और जब 0 यहाँ पे होता है उसमें 1 यहाँ पे होता है, और ऐसी सिचुएशन में ग्राफ ऐसा चलता है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली में हम यहाँ पे e की पावर x का ग्राफ नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि e की पावर x इक्वल टू हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है, उसको मान लो समथिंग, है ना। जब कोई वैल्यू आ रही है तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, फाइनल सॉल्यूशन यही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर लेके जाओगे e को तो ये ln हो जाएगा, ln समथिंग, है ना। अब देखो, अब ये ln समथिंग जो है ये एक्चुअली में 0 पॉइंट समथिंग है ना, और मेरे को बस ln के ग्राफ में जब x की वैल्यू ln x, जैसे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जब ln x होता है तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो एक्चुअली में यहाँ पे ये है, ये वाली होती है, y की वैल्यू ये वाली होती है। यहाँ पे जो ये x की वैल्यू है
ये 0 पॉइंट समथिंग मतलब इनपुट जो है वो 0 पॉइंट समथिंग है, जिसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इस रेंज में है। और इसका ग्राफ जो है इस रेंज में होता है, यहाँ पे ये 0 पॉइंट समथिंग के अंदर ग्राफ आता है, जिसका मतलब जो फाइनल आउटपुट है वो हमको नेगेटिव मिलने वाला है ना। अब यहाँ पे समझो बात, ये पूरे की वैल्यू हमको नेगेटिव मिलने वाली है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x की जो वैल्यूज़ आएंगी मेरे पास वो नेगेटिव आएंगी। अब वही चीज़ है, यहाँ पे अपने को केवल 2 सॉल्यूशंस मिले और दोनों के दोनों सॉल्यूशंस नेगेटिव आ रहे हैं, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो है वो एक्चुअली में 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग ln के अंदर जाएगा तो वो नेगेटिव ही आउटपुट हमको देगा। इस वजह से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं और जो कि दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का इसमें यहाँ पे यूज़ किया गया। इस तरीके से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी और इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है, तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने के लिए अपने को यहाँ पे कई सारी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी जो कि मॉडुलस फंक्शन में होती हैं। जैसे यहाँ पे मॉड के अंदर जो लिखा है वो कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, उसके बेसिस पे कंडीशन लगती है। जैसे कि ये x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, ऊपर वाले पे पॉजिटिव नीचे वाले पे नेगेटिव। ऐसे ही ये x ग्रेटर देन -2 पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और x लेस देन -2 पे नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव साइन के साथ खोलेंगे, क्योंकि मॉड जो है अल्टीमेटली अपने को देना तो मॉड की हेल्प से पॉजिटिव आउटपुट है। जब माइनस आ रहा है तो उसको माइनस से खोलोगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, और जब पॉजिटिव आ रहा है तो उसको बिना साइन चेंज किए हुए वैसे के वैसे रख दो, या फिर ऐसा बोल लो पॉजिटिव के साथ खोल लो। तो अब यहाँ पे देखो, इन दोनों के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। इन दोनों के बेसिस पे हमारे पास 3 कंडीशंस बनेंगी। कैसे? एक को यहाँ पे ले लो, यहाँ पे हम ले लेते हैं -2, यहाँ पे 0 है ना। और इसका दूसरा तरीका भी है, इसके जैसे मॉड के अंदर जो फंक्शंस लिखे हैं उनके पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लो, उनको इक्वल टू 0 और फिर एक लाइन पर रख दो उनको। और अब देखो, पहला केस तो ये हो गया है ना, कोई सा भी ले लो, चलो पहला केस ये वाला ले लो, दूसरा केस ये वाला ले लो और थर्ड केस ये, तीनों केस हो गए। तीनों अलग अलग केसेस में हमको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, रूट्स ढूंढने हैं और उन सबको देखना है। तो पहला केस हम यहाँ पे ले लेते हैं जब x जो है पहले वाले केस में, पहले वाले सिनेरियो मतलब x ग्रेटर देन 0, ये तो x ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू जो है -2 से 0 के बीच और यहाँ पे x लेस देन -2, ठीक है, पहला वाला केस चल रहा है। तो अब इस केस में जब x पॉजिटिव होगा तो सारी चीज़ें पॉजिटिव में खुलेंगी, तो यहाँ पे x² हो जाएगा -5 इंटू x + 2 हो जाएगा +6 = 0 हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा x² - 5x - 10 + 6 = 0, यानी कि x² - 5x - 4 = 0। अब देखो, ये इसके इजीली फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, है ना। ये एक्चुअली में रियलाइजेशन से आता है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे उससे ही तुमको धीरे धीरे पता चलेगा कि इसके फैक्टर्स इजीली हो सकते हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं -b वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ पे आ जाएगा b ± √b² यानी कि 25 - 4 a1 है और c -4 है /2, है ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे x = आएगा 5 ± यहाँ पे 25 और 16 कितना हो जाएगा 41, तो √41 /2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वापस 2 वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 5 + √41 /2, दूसरी आ रही है 5 - √41 /2, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे लिया है x पॉजिटिव, तो अब हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा क्या इन दोनों में से कोई वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगी वो उसको तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि जब रेंज ही x पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो आंसर आ ही कैसे सकता है। तो इस चीज़ को अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये जो वैल्यू है √41, ये देखो 36 से बड़ा है लेकिन 49 से छोटा है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग आएगी। अगर ये 6 पॉइंट समथिंग आएगी तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। 5 - 6 पॉइंट समथिंग करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, उसको +2 से डिवाइड करोगे तो हालांकि छोटी आएगी या बड़ी आएगी जो भी है वो आएगी तो नेगेटिव में ही, ये नेगेटिव में आएगी, जिसका मतलब इसको हम कर देंगे एक्सक्लूड, ये हमारे किसी काम की नहीं रही, केवल यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास आई। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस अपने को बोल रहा है यहाँ पे कि जब x की वैल्यू जो है
-2 से 0 के बीच में हो, है ना। अब चाहो तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब -2 से 0 के बीच में, मतलब है तो नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये वाला मोड तो नेगेटिव में खुलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, मतलब -x², और है ना ये आ जाएगा -x²। दूसरा ये वाली वैल्यू ये कैसे खुलेगी, ये खुलेगी यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ, जिसका मतलब इसका आगे वाला साइन जो है वो बिना चेंज किए हुए एज इट इज लिख देंगे हम। तो हमारे पास ये आया। तो इसको सिंप्लीफाई, अच्छा हाँ, इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं कर दूँ, लेकिन जब ये -2 से 0 के बीच में है, जिसका मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा, देखो अब इस पूरी क्वेश्चन को -1 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, या -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, x² प्लस 5x प्लस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, एक 4 और एक 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे एक -1 आ रही है, एक -4 आ रही है। अब देखो रेंज हमने क्या लिया है, -2 से 0 के बीच में, -2 से 0 के बीच में -1 तो आता है, लेकिन -4 तो आता ही नहीं है। अगर ये नहीं आता है तो इसको एक्सक्लूड कर दो, है ना। तो एक आंसर हमारे पास ये वाला है। अब ऐसे ही थर्ड वाली रेंज क्या कहती है, थर्ड वाला रेंज है हमारे पास जब x लेस देन -2 है। अब जब x लेस देन -2 है तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये भी नेगेटिव से खुलेगा, ये भी नेगेटिव से खुलेगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -x² और यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब माइनस से इसको फिर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा x² माइनस 5x माइनस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस 5x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में है। अब इसकी मैं x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ आएगा 5 प्लस माइनस रूट ऑफ b² एंड 25 माइनस 4 1 और माइनस 16 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या आई, 5 प्लस माइनस रूट ऑफ, इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये 64 हो जाएगा प्लस का, और प्लस 25 प्लस 64 करेंगे तो हमारे पास आएगा 89 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी मेरे पास दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू है 5 प्लस रूट 89 डिवाइड बाई 2, दूसरी है 5 माइनस रूट ऑफ 89 डिवाइड बाई 2। और अगर मान लो मैं 89 को देखूं तो ये 81 से बड़ा है ना, और 100 से छोटा है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये देगा मेरे को 9 पॉइंट समथिंग, है ना। अब देखो 5 में से 5 प्लस 9 पॉइंट समथिंग करेंगे तो मतलब ये तो पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 9 पॉइंट समथिंग है और उसको 5 में से माइनस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव आउटपुट देगा, है ना। अब वही चीज़ हमको यहाँ पे देखना है, नेगेटिव आउटपुट में भी हमको ये देखना है कि कितना देगा। तो 9 पॉइंट समथिंग को अगर 5 से माइनस करोगे तो ये आएगा -4 पॉइंट समथिंग, है ना, डिवाइड बाई 2, यानी कि -2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि -2 से छोटा है। तो ये तो इसके लिए करेक्ट हो गया, लेकिन पॉजिटिव वाला तो होगा ही नहीं इसके लिए। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आ रहा है। पहला तो एक ये आ गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा हो गया ये। तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स या रियल सॉल्यूशंस जो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास हो जाएंगे 3, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, और अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 की वैल्यू हमसे पूछा है कि ये वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको निकालने के लिए देखो सिंपल, अगर मान लो 4 और 6 तक होता है तब तो हम वहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लगा के सॉल्व कर सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वगैरह से। बट यहाँ पे तो पावर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमको जब तक अल्फा बीटा की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो हमको दे रखा है x² माइनस रूट 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मान लो, है ना, सॉरी x की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे आ जाएगा -b यानी कि प्लस रूट 2, और b स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 × 1 × 2 डिवाइड बाई 2।
तो यहाँ पे x की वैल्यू आई हमारे पास में +√2 प्लस माइनस रूट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 8 यानी कि -6 यानी कि 6 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से √2 को अगर मान लो मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। अब कुछ याद आ रहा है ना? इसको याद आने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हमको क्या पता है, हमको पता एक टर्म होती थी ओमेगा की वैल्यू -12 प्लस माइनस आयोटा √3/2 और एक टर्म होती थी ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू -12 माइनस आयोटा √3/2 है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे हम देखें तो एक बार तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, जिसका मतलब यहाँ से अगर मान लो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ ये टर्म प्लस वाली बन जाएगी, है ना। वैसे ही दोनों टर्म हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है कि x की वैल्यू जो अब हमारे पास है वो हो जाएगी -√2 ओमेगा और -√2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसको माइनस से इसके दो टर्म हैं वो दोनों निकल के हमारे पास में आ जाएंगी। अब देखो क्या करना है ना। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो मेरे को अल्फ़ा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 चाहिए, है ना। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये दोनों रूट्स आ गए, एक रूट ये एक रूट ये, तो किसी एक को अल्फ़ा मान लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली बीटा हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो, दोनों की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे आएगा -√2 ओमेगा की पावर 14 प्लस -√2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 14। तो यहाँ पे माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ऊपर इवन नंबर पावर है, और √2 की पावर जो है वो 2 की पावर 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आया, ओमेगा की पावर 14 प्लस ओमेगा की पावर 28। अब इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। अब इसके लिए भी एक छोटा सा कंसेप्ट तुमको याद होगा कि हम वहाँ पे पढ़े थे कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 होती। इन दोनों का भी यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो मेरे को दे रखा है 2 की पावर 7 और यहाँ पे ओमेगा की पावर 14 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 14 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 12 हो गया, बचा ओमेगा स्क्वायर, है ना, प्लस ऐसे ही 28 को 3 की पावर 27 हो गया, बचा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है इस वजह से इस फॉर्मेट में हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आया 2 की पावर 7, यहाँ पे बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा ओमेगा, क्योंकि बाकी की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम -1 निकालेंगे, इसको यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ से आंसर आया -2 की पावर 7 और 2 की पावर 7 कितना होता है 128। तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा -128, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और देखने से भी लग रहा है कि काफ़ी भयंकर क्वेश्चन हो सकता है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस के रिपीटेशन की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं और इस भारी भरकम वैल्यू की वैल्यू हमको निकालनी है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -√6 प्लस माइनस √6 का होल स्क्वायर 6 हो जाएगा, -4 × 1 × 3 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू मेरे पास आई -√6 और प्लस माइनस यहाँ पे -6 बचेगा, उसको मैं वापस से √6 लिख सकता हूँ, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, -1/√2 प्लस माइनस 1/√2 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक छोटा सा चीज़ पढ़े होगे, e की पावर आयोटा थीटा जो होता है वो जनरली यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना। अब यहाँ पे देखो, ये cos थीटा ये साइन थीटा, अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, तो अगर मान लो अपन यहाँ पे करेंगे कि cos थीटा इक्वल टू मेरे पास आ रहा है -1/√2, जिसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा आ जाएगा, वैसे 1/√2 π/4 होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4 यानी कि 3 π/4 हो जाएगी। वैसे ही अगर देखें तो साइन थीटा क्या इसी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, साइन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है,
जिस वजह से हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल 3π/4 पे भी साइन की वैल्यू +1/√2 होगी। तो अब इस चीज़ का यूज क्या करना है, अब यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू एक्चुअली मेरे पास आ रही है √3e⁻± आयोटा थीटा, है ना। लेकिन यहाँ पे थीटा तो हमको दे रखा, थीटा कितना 3π/4, तो ये लिख देंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, दो वैल्यू निकल के आ रही है। एक तो आ रही है √3e⁻³ आयोटा 3π/4, दूसरी आ रही है √3e⁻³ 3π/4, जिसमें एक को मान लो अल्फा, दूसरे को मान लो बीटा, है ना। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो, एक अगर मान लो मैं केवल इतने से पोर्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना, तो वही चीज़ इधर भी अप्लाई होती है, इधर भी, है ना। कैसे होगी देखो, अभी समझो इस चीज़ को कि सबसे पहले मैं बस केवल अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23 इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। इसी के बेसिस पे बाकी की वैल्यू मैं रख दूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे है अल्फा यानी कि √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 की पावर, है ना। अच्छा, √3 को ऐसे लिख दो एक बार कि √3 इंटू ई की पावर आयोटा 3π/4 पूरे की पावर 23 प्लस बीटा क्या आ जाएगा √3 ई की पावर माइनस आयोटा 3π/4 पूरे की पावर 23। यहाँ से √3 की पावर 23 को कॉमन ले लिया, तो और ई की पावर आयोटा थीटा को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ cos थीटा यानी कि cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 पूरे की पावर 23। ऐसे ही सेम चीज़ इधर आ जाएगा, बस साइन माइनस आ जाएगा 3π/4 माइनस आयोटा साइन 3π/4, ये आ गया पूरी की पावर 23। अब इसमें एक कंसेप्ट क्या होता है कि ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों के साथ में, तो यही चीज़ हम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा √3 की पावर 23, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा cos 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 आएगा, तो 69π/4 प्लस आयोटा साइन 69π/4। सेम चीज़ इधर भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा cos 69π/4 माइनस आयोटा साइन 69π/4। अब देखो क्या हो रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, बस साइन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आया √3 की पावर 23 इंटू 2 cos 69π/4, ये इसकी वैल्यू आ रही है ना। अब दिख रहा है तुमको 23 की पावर जब 23 है तो उसके साथ क्या कंसेप्ट लग रहा है, √3 में वही पावर जा रही है और 3π/4 को 23 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 आगे आ जा रहा है। यही सेम चीज़ बाकी सब के साथ अप्लाई कर दो, यानी कि जो हमको दे रखा है अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 डिवाइड बाई अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 और अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, ये दे रखा अपने, है ना। तो यहाँ पे देखो पहले वाले क्या आ जाएगी √3, पहले वाले क्या आ जाएगी √3 की पावर 23 इंटू 2 cos 69π/4। यही सेम चीज़ दूसरे के साथ अप्लाई कर दो, √3 की पावर 14, यहाँ पे पावर 14 है तो यहाँ 14, 2 cos 14 को 3π/4 से मल्टीप्लाई कर, तो यह आएगा 42π/4 डिवाइड बाई √3 की पावर 15, 2 cos यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 3 यानी कि 45π/4 प्लस √3 की पावर 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 10 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30π/4। अब यहाँ पे देखो ये 42π/4 है, इसको 21π/2 लिख दूँ, इसको 15π/2 लिख दूँ और cos π/2 चाहे 2n+1 π/2 रहे, कोई भी रहे, है ना। 2n+1 π/2 है एक्चुअली में, जिसका मतलब ये π/2 की वैल्यू रहने वाली है और cos π/2 हमको पता है 0 होता है, 2n+1, तो ये दोनों 0 हो गया, 0 इससे मल्टीप्लाई 0 0 0। अब लेफ्ट में आ जाओ, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच रहा है मेरे पास √3 की पावर 23 इंटू 2 इंटू कॉस। अब 69π/4 को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 17π प्लस π/4, ठीक है, डिवाइड बाई इधर नीचे √3 की पावर 15 इंटू 2 इंटू कॉस 45 को क्या लिख सकते हैं 11π प्लस π/4। अब देखो
2 से तो 2 गया, यहाँ पे 15 है, 23 है, तो यहाँ पे बचा √3 की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2n+1 है, ये भी 2n+1 है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये सेम वैल्यू है, यहाँ पे भी सेम, तो इनका जो आउटपुट है वो भी सेम आएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास आया √3 की पावर 8 है ना। अगर तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो cos 17 पाई प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल लेना, और cos 11 पाई प्लस पाई बाई 4 इसकी वैल्यू निकाल लेना। दोनों की वैल्यू सेम आएगी और एक दूसरे को कैंसिल बाद में कर देना। तो अभी अपने पास ये आया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 81। तो यहीं से अपन बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 81। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिमिलर है, ऐसा क्वेश्चन अपन किए थे है ना, e की पावर x वाला है। यहाँ पे भी e की पावर x में अपने को दे रखा है, और इसमें पूछा है नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे ये कर्व x एक्सिस को कट करता है, उसी को तो रूट बोलते हैं, उसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे लास्ट टर्म e की पावर 2x है, वहाँ पे e की पावर x थी, तो हम यहाँ पे e की पावर 2x को मान लेते हैं है ना। मान लेते हैं कि e की पावर 2x जो है ये है t अब हमारे पास। तो देखो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आया t की पावर 4 माइनस टी क्यूब माइनस 3t² माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया, वापस से इसको t² से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड इट बाई t²। अब t² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या है, t² माइनस t माइनस 3 माइनस 1/t प्लस 1/t² इक्वल टू 0। इसको फिर से वैसे ही लिख दो, तो t² प्लस 1/t² एक साथ क्लब हो गया, और माइनस बाहर ले लो, t प्लस 1/t एक साथ क्लब हो गया, और माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया अब हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, वापस से वही सेम चीज़, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। इसको अगर अल्फ़ा मान लोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, α² माइनस 2। ये तो कर चुके हैं ना। तो अब अपने को क्या करना है, ये हो जाएगा α² माइनस 2 माइनस अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि α² माइनस अल्फ़ा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि जो कि t प्लस 1/t इसकी वैल्यू के बराबर आएगी, वो क्या आएगी, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5 है ना, -5 है ये, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आ रही है मेरे पास t प्लस 1/t की वैल्यू, वो आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 21/2। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है अपने पास, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले t प्लस 1/t की वैल्यू को ले लेते हैं, जो कि 1 प्लस रूट ऑफ 21/2 आ रही है ना। इस वैल्यू की हेल्प से अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, t² और t उधर जाएगा और इसको इधर ले आते हैं, यहाँ जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 21/2 इंटू टी और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन आ रही। अब इस इक्वेशन के रूट निकालो, यानी कि t की वैल्यू अगर मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है देखने में है ना, पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट 21/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 है ना। तो डायरेक्ट 4 ही लिख दे रहा हूँ, और डिवाइड बाई 2 ये आया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे नीचे 2 है, होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो ऊपर भी होल स्क्वायर, नीचे भी होल स्क्वायर, नीचे 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी एक्चुअली में ऐसे करो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 को बाहर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, तो 1/2 पूरा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे t इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस रूट 21 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 21 प्लस 2 रूट 21, होल स्क्वायर को खोल दिया है, माइनस 16 डिवाइड बाई 4। 1/2 को कॉमन लिया और नीचे आके मल्टीप्लाई हो गई है ना। तो फाइनली अपने पास ये आ रहा है। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आया 1 प्लस रूट 21 प्लस माइनस, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी, ये 22 हो गया, 22 में से 16 गया तो 6 बचा, रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट 21 डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, ये वैल्यू आ रही। अब देखो मेरे को करना क्या है, यहाँ पे अपने को इसका आउटपुट देखना है। आउटपुट देखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो आउटपुट देखने के लिए इसकी वैल्यू देखो,
ये वैल्यू जो है ये एक्चुअली में आएगी 4 पॉइंट समथिंग, है ना। 4 पॉइंट समथिंग मतलब ये पूरे की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 5 पॉइंट समथिंग, है ना। थोड़ा सा समझो बात को, ये 5 पॉइंट समथिंग है। अब रूट के अंदर की वैल्यू की बात कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू अपने को 4 पॉइंट समथिंग है ना। ये 4 पॉइंट समथिंग अभी देखा अपन ने, जिस वजह से ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी 8 पॉइंट समथिंग, है ना। तो उससे हमारे पास ये जो रूट की वैल्यू है ये आएगी रूट 8 + 6 मतलब 14 पॉइंट समथिंग। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है रूट के अंदर। अब 14 पॉइंट समथिंग की वैल्यू क्या आई, ये देखो 9 से बड़ा है, 16 से छोटा है, जिसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना। समझो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने को एक रफ आइडिया चाहिए, है ना। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, लेफ्ट वाला पोर्शन 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग प्लस माइनस ये वाली वैल्यू राइट साइड वाली 3 पॉइंट समथिंग आ रही, 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2। अब देखो दोनों केसेस में 5 एक बार प्लस साइन के साथ खुलेगा, एक बार माइनस साइन के साथ ये जब खुलेगा, दोनों केसेस में वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव ही आएंगी। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टी है, टी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, टी तो हमने माना है जो कि e⁻²x है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। एक तो हमारा ये केस है ना, और यहाँ से हमारी दोनों वैल्यूज जो हैं पॉजिटिव आ रही है ना, वही चीज़ हमको चाहिए, वही चीज़ तो चाहिए। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आ गई, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे, ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 2 इसके रियल सॉल्यूशंस मेरे पास हो गए हैं। अब दूसरा केस, क्योंकि मैंने केवल एक ही केस लिया यहाँ पे, है ना, इसका माइनस वाला केस जो है वो अभी तक अपन ने नहीं लिया, तो दूसरे वाले केस को ले लेते हैं। दूसरा वाला केस क्या है कि t + 1/t की वैल्यू जब माइनस यहाँ पे 1 - √21/2 रहेगा, जब ऐसा होगा तो t की वैल्यू क्या आएगी, देखो -1/√21 प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल माइनस साइन आना चाहिए, बस इस प्लस की जगह केवल माइनस साइन आना चाहिए। और यहाँ पे माइनस होने की वजह से, √21 के आगे माइनस होने की वजह से बस केवल इतना ही फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 - 2√21 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर मान लो हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा, देखो ये जो वैल्यू है ये 4 पॉइंट समथिंग है ना, ये वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग हो गया। 8 पॉइंट समथिंग होने की वजह से ये रूट के अंदर नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव आउटपुट दे रहा, तो मतलब नो रियल सॉल्यूशन, तो यहीं पे आ गया, बस खत्म। और चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसका तुम d निकाल के देख लो जो कि d < 0 आएगा। क्लियर। तो यहाँ से कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ऊपर से हमारे पास केवल 2 रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसके द्वारा x एक्सिस को केवल और केवल 2 पॉइंट्स पे कट किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, है ना, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके 2 रूट्स हैं, a और b, है ना। a और b इसके दोनों रूट्स अपने को दे रखे हैं, एक को a बोल दो, एक को b बोल दो, जिसका मतलब a और b की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही होगी। और यहाँ पे हमको वैल्यू इसकी निकालनी, हालांकि ये देखने में वैसा ही लग रहा है, अल्फा की पावर टू, वो ये वाला क्वेश्चन जो था कहाँ गया एक्चुअली में, ये वाला क्वेश्चन इसके जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो चीज़ों को थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे ऐसा दे रखा है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे अल्फा की पावर 21 प्लस अल्फा की पावर 17 a की पावर है, और b की पावर 21 प्लस b की पावर 17 और a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, ये दे रखा है ना। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे a की पावर 17 को कॉमन ले लो, देखो ऊपर क्या बच रहा है, a की पावर 1 है ना, b की पावर 17 को कॉमन ले लो, b की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई a की पावर 19 प्लस b की पावर 19। अभी ऐसा मैंने क्यों किया, है ना, उसको समझने के लिए यहाँ पे देखो अपने को जो ये इक्वेशन दे रखी है
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है, एक a है एक b है, जिसका मतलब दोनों रूट्स यहाँ पे सेटिस्फाई करने चाहिए, किसी भी एक को ले लो तो a यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। -7a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर माइनस 1 इसको इधर रहने देता हूँ, 7a को इधर ले जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड कर देता हूँ होल स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं अभी देखो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा a की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 49a स्क्वायर। इसको ले जाओ उधर, तो a की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू आ गई 59a स्क्वायर। अगर ऐसा आ रहा है तो सिमिलरली मैं और क्या बोल सकता हूँ कि b की पावर 4 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 51b स्क्वायर। सेम ही तो चीज़ है, a की जगह b भी तो लिख सकता हूँ। तो इसी का यूज़ अपने को करना है। इसका यूज़ कैसे करना है कि यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दो, जैसे कि a की पावर 17 इंटू ए की पावर 4 प्लस 1 था, उसकी जगह लिख दो यहाँ पे 51a स्क्वायर इंटू 51a स्क्वायर। ऐसे ही b की पावर 17 इंटू 51b स्क्वायर डिवाइड बाई a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, है ना। अब देखो काफ़ी क्वेश्चन सिंपल बन गया। 51 को अगर कॉमन ले लूँ तो ऊपर a की पावर 19 प्लस b की पावर 19 डिवाइड बाई a की पावर 19 प्लस b की पावर 19। इससे इसको कैंसिल कर दो, फाइनली आंसर आएगा 51। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 51। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें हमको यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी, सॉरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और क्वाड्रेटिक भी नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट्स हैं, एक अल्फा एक बीटा एक गामा, और उनके रूट्स के बीच एक कंडीशन है। फिर अपने को इस भारी भरकम की वैल्यू निकालनी। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो जो जो अपने को दिया है पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। यहाँ से अगर मान लो मैं देखता हूँ तो मेरे को क्या पता चल रहा है, अल्फा की वैल्यू -1 दे रखी है, ठीक है, और क्या बीटा इंटू गामा की वैल्यू 1 दे रखी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि हमको बोला है अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट है, तो अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। अल्फा की वैल्यू मेरे को पता है तो केवल अल्फा सेटिस्फाई करा दो, तो अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू -1 है वो डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि c माइनस बी की वैल्यू 1 आनी चाहिए। एक कंडीशन ये हो गई। सारी वैल्यूज अगर मान लो मैं निकालूंगा तभी जाके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और हमको पता है, क्या पता है कि तीनों रूट्स अगर इसके हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -c/a होता है। तो यहाँ पे -c आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है, यहाँ के a की वैल्यू 1 है, मतलब x³ के कोफिशिएंट की वैल्यू। अब यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा और गामा की वैल्यू 1 है, तो यह आ जाएगा -1 इंटू 1 इक्वल टू -c। तो c की वैल्यू आ गई 1। अब c की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ से इसी वाली इक्वेशन से। अब देखो, तो अब अपने पास इक्वेशन क्या निकल के आ रही। अगर इक्वेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो, तो x³ तो x³ ही रहेगा, b की वैल्यू 0 है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, है ना। और मेरे पास आएगा प्लस c की वैल्यू 1 है इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये तो काफ़ी फेमस है ना। क्या कि इसके एक रूट होता है -1, दूसरा -ओमेगा, तीसरा -ओमेगा²। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो तुमको पता होनी चाहिए, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। अब इसके निकालने बैठ जाओगे तो ये क्वेश्चन और हद से ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो पूछा है उसके बारे में, है ना। तो पूछा क्या है हमसे पूछा है कि b³ को निपटा दो। b की वैल्यू 0 है तो बार बार लिखने की जरूरत क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 2c³ माइनस 3 अल्फा क्यूब माइनस 6 बीटा क्यूब माइनस 8 गामा क्यूब। और हम क्या करते हैं, किसी एक इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, इसको किसी को कुछ भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। अल्फा बीटा और बस फ़र्क यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू हमको ऑलरेडी दे रखी है तो -1 ही लेनी है ना। तो यहाँ से अभी अपने पास क्या आएगा, देखो 2 c की वैल्यू 1 तो 1 क्यूब -3, ये -1 का क्यूब हो जाएगा -6 बीटा स्क्वायर, बीटा मतलब -ओमेगा, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर हो गया -8 गामा की वैल्यू -ओमेगा², इसका क्यूब कर दो। तो फाइनली अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 + 3
है ना, -6 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा एक्चुअली में ये बीटा क्यूब है ना कि स्क्वायर। ये बीटा क्यूब है, जिस वजह से इसकी वैल्यू जो है -1 हो जाएगी, और -1 होते ही यहाँ पे +6 हो जाएगा, है ना। तो एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये +6 में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसे ही यहाँ पे ये लिखा क्या है, ये लिखा है हमको ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 की पावर स्क्वायर, है ना। ये आएगी -1, -1 का स्क्वायर हो गया +1, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस है, माइनस आगे आके +1 जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +8। तो फाइनली अपने पास जो करेक्ट आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा 19। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा सी। ओके, तो यही थे कुछ MCQs या PYQs जो तुम बोलना चाहो, जो कि JEE मेंस 2023 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड आए थे। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.